नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस इंटरव्यू में, इस कार्यक्रम में। आचार्य चाणक्य ने किसी समय कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि सृजन और प्रलय उसके हाथों में पलते हैं। ऐसे में एक शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है और शिक्षक के लिए सबसे बड़ा गर्व का विषय है जब उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी अपने जीवन में जाकर के सफलताओं के झंडे गाड़ें, और वो भी विद्यार्थी वो हों जो समाज को स्वस्थ करने का जिम्मा उठाए। यानी यदि हम डॉक्टर्स बना रहे हैं तो हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं समाज को, राष्ट्र को, जीवन को सुरक्षित और संवर्धित करने का। मैट्रिक्स नीट डिवीजन में आज मेरे साथ में एक ऐसे ही शिक्षक हैं जिनके हाथों से हजारों डॉक्टर बने हैं, जिनके पढ़ाए हुए लाखों बच्चे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके लिए सौभाग्य का विषय है कि ऐसे विद्यार्थी उन्होंने देश को दिए, और आज हम उनसे उनके निजी जीवन को लेकर, उनके द्वारा प्रारंभ किए गए नए एक प्रकल्प को लेकर बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ में बलजी मान है, और मान सर के नाम से इनको बच्चे जानते हैं, प्रेम से बोलते हैं। आपने बहुत सारे हजारों बच्चे पढ़ाए और हजारों बच्चे डॉक्टर बनाए हैं। बड़ी गर्व की अनुभूति होती होगी जब आपके पढ़ाए हुए बच्चे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में डॉक्टर्स हैं। तो मैं इस विषय पे तो कोई चर्चा नहीं करूंगा कि भाई आप शिक्षक कैसे हैं, क्योंकि ये तो अपने आप में उन बच्चों का जीवन बताता है कि आपका शिक्षण कार्य कैसा रहा है। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपके जीवन की निजी यात्रा कैसी रही, इतने डॉक्टर्स बनाने तक की जो यात्रा आपकी रही है वो कैसी रही है सर? देखिए विष्णु जी, स्कूलिंग मेरी जेएनवी पाटन से हुई, जवाहर नवोदय विद्यालय पाटन से। ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक किया बायोटेक ब्रांच से। जी। जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, नोएडा से मैंने इंजीनियरिंग की, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, तो कुछ फाइनेंशियल इश्यू थे, फीस भी वहाँ की कुछ ठीक थी, तो मैंने 11th-12th के कुछ बच्चों को पढ़ाने की सोची, पढ़ाया भी। तो उस वक्त मुझे समझ में आया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मुझे समझ में आया कि यार ये काम मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं पढ़ा बहुत अच्छा सकता हूँ। तो उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया, उसी वक्त मैंने सोच लिया कि अपने को इसी फील्ड में जाना है, जी। बच्चों को पढ़ाना है। बस उसी वक्त सोच लिया। इंजीनियरिंग में भी बच्चों को पढ़ाया। इंजीनियरिंग जैसे ही कंप्लीट हुई, सीकर में एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। जी। 11 साल एक प्लेटफॉर्म पे काम किया, मेहनत की, उस प्लेटफॉर्म पे जगह बनाई, तन मन से काम किया, बच्चों के सपनों को अपना समझा, पूरी मेहनत की। फिर जैसे वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब मैं था, जी। उसके ठीक 13-14 साल बाद, एक प्लेटफॉर्म पे करने के बाद, काम करने के बाद, 11-12 साल काम करने के बाद, फिर मेरे दिमाग में एक जहन में और एक बात आई जी। कि यार अपन और कुछ अच्छा करते हैं, जी। कुछ और बेहतर करते हैं। मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, अपन सब मिलके सीकर को एक नीट का एक और अच्छा विकल्प देते हैं, एक बेहतर विकल्प देते हैं, जी। एक बेटर ऑप्शन सीकर को देते हैं। जी। और सर, ये पहचान हो जाना कि मेरी मूल क्षमता क्या है, ये हमें बहुत बड़े पंख देती है। वो आपके जीवन से देखते हैं कि इतने सारे डॉक्टर्स आपने बनाए हैं। सर, केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, और जहां तक मेरी जानकारी है, केमिस्ट्री के साथ में, बच्चों के साथ में आपने अपनी केमिस्ट्री इतनी बढ़िया बिठाई कि उसके परिणाम सब लोग देख रहे हैं। लेकिन अब आप मैट्रिक्स नीट डिवीजन के एक फाउंडर मेंबर हैं, संस्थापक सदस्य हैं, और यहां केवल एज ए फैकल्टी टीचर नहीं है आपकी भूमिका, वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको पूरा प्रबंधन, पूरा सिस्टम एक देखना पड़ेगा, क्योंकि नीट में केवल एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा। और बच्चों के जो बड़ा सपना है डॉक्टर बनने का, वो पूरा करने के लिए मैट्रिक्स नीट डिवीजन, वो पूरा सिस्टम लेकर के, प्रबंधन को लेकर के अब आपको चलना है। तो उसको लेकर के, क्योंकि एक शिक्षक के साथ साथ में एक प्रबंधन की जो दोहरी भूमिका में आप आए हैं, उसकी क्या तैयारी, कैसा सिस्टम आप डेवलप करना चाहते हैं? देखिए सर, एक प्लेटफॉर्म पे इतने साल काम करना, लाखों बच्चों के साथ काम करना, हजारों डॉक्टर को बनाना, एक पूरे प्रोसेस से गुजरना, ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, बहुत बड़ा अनुभव होता है और बहुत कुछ सिखाता है। जी। तो मैंने इतने सालों में जो बच्चों के साथ किया, जो बच्चों के साथ देखा, जो बच्चों के साथ होते हुए देखा, बच्चों को फेलियर होते देखा, सक्सेस होते देखा, उससे मैंने एक कंक्लूजन पे निकला हुआ है कि एक बच्चे को सेलेक्ट कराने के लिए, उसका रिजल्ट बनाने के लिए, उसको डॉक्टर बनाने के लिए किन किन चीजों पे काम करना होना चाहिए। चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि किसी भी बच्चे, क्योंकि अपन सब इसी के लिए, जी। भाई अपना मकसद क्या, यही तो मकसद है कि बच्चा का सेलेक्ट होना चाहिए, रिजल्ट बनना चाहिए, वो सेटिस्फाई होना, उसका सही। फ्यूचर बनना चाहिए, भविष्य बनना चाहिए, अपन सबका मिलकर हाँ, एक सब यही एक उद्देश्य है। एक ही मकसद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये मानता हूं कि किसी के बच्चे के सिलेक्शन के लिए, रिजल्ट के लिए, उसके फ्यूचर के लिए 4 बड़ी अहम चीजें होती है, जी। स्पेशली नीट में। जी। पहली जो चीज होती है, जो मैं उसको सबसे बड़ी प्रायोरिटी पे रखता हूं, वो बड़ी प्रायोरिटी में मैं उसको रखता हूं, वो है फैकल्टी की क्वालिटी। बिल्कुल ठीक बात। वो बड़ी अहम चीज होती है, क्योंकि कारण क्या होता है कि अगर फैकल्टी की क्वालिटी होती है ना, तो एक जो कि साधारण सा बच्चा होता है ना, जो पढ़ाने वाला होता है ना, वो साधारण को विशेष बना देता है। बराबर। आप एक सिंपल सा बच्चा, एक साधारण सा बच्चा जिसको नहीं पता कि नीट कैसे होती है,
लेकिन पढ़ाने वाला अच्छा जा रहा है, समझाने वाला अच्छा जा रहा है, मोटिवेट करने वाला अच्छा जा रहा है, गाइड करने वाला अच्छा जा रहा है, तो वो उस साधारण सा बच्चा जो एक नॉर्मल सा आपको बच्चा लगता है कि ये नहीं कर पाएगा, उसको भी उस लायक बनाता है। बराबर है। दूसरा रिजल्ट बनाने में जो अहम चीज होती है वो होती है पर्सनल केयर। क्योंकि पर्सनल केयर अगर आप बच्चे को दे पा रहे हो जी, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसको पहचान पा रहे हो, उसकी प्रॉब्लम समझ पा रहे हो, उसको सोल्व कर पा रहे हो और उसको अच्छा पढ़ा पा रहे हो, दैट मीन्स आप उसका रिजल्ट बना रहे हो। अब पर्सनल केयर में भी बहुत चीजें आती हैं। जैसे पर्सनल केयर में 11th का बच्चा, उसकी पर्सनल केयर में अलग चीजें होती हैं, 12th के बच्चे की पर्सनल केयर में अलग चीज होती है, 12th करके आता थोड़ा सा मैच्योर होता है, स्कूलिंग करके आता है, उसकी वो अलग चीज होती है, रिपीटर्स आ जाता है, जिंदगी में एक बार फेल हो जाता है, फेलियर हो जाता है, दोबारा तैयारी करने आता है, उसकी केयर करना अलग होती है। तो अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई 11th में जो बच्चे की केयर में आप क्या लेते हो, 11th में जो बच्चा आता है 10th तक नॉर्मल पढ़ा होता है, नॉर्मल स्कूल तक पढ़ा लिखा होता है, उसको नॉर्मल पढ़ा होता है, तो उसको नहीं पता, उसको पहले तो वो 11th में आता है तो उसके दिमाग में ये डालना पड़ता है, जहन में ये डालना पड़ता है, भाई तू 11th का बच्चा नहीं है, तू नीट का बच्चा है, तू लगना चाहिए कि नीट का, तू अलग दिखना, तो घर में तेरे 4 भाई बहन है, तो घर में कोई आए तो लगना चाहिए कि यार तू चारों में सबसे अलग है, क्योंकि तू आम नहीं है, तू खास बनने जा रहा है, तू डॉक्टर बनने जा रहा है, तू नीट का स्टूडेंट है, तो लगना चाहिए। तो केयर में 11th की बच्चे के लिए अलग प्लानिंग है, उसको पढ़ाना कि पढ़ना कैसे, तेरे को सीखना कैसे, किन चीजों को अप्लाई करना है, कैसे टेस्ट देने होते हैं, कैसे चीजें अप्लाई होती हैं। 12th का बच्चा होता है, अलग अलग जगह से आया होता है, अलग अलग जगह से अपने पास बच्चा है, तो उसको कैसे, बेटा आप 11th में कहीं वीक है तो उसके वीक पॉइंट्स पे ध्यान देना, उसकी मॉनिटरिंग करना, जहां जो पॉइंट वीक है उनको पढ़वाना, होती हैं। स्कूल से बच्चा है, विष्णु जी कोरोना टाइम में 2 साल बच्चा ने बड़ा स्ट्रगल किया, तो बड़ी बड़ा मुश्किल समय था उनके बड़ा लिए। बड़ा मुश्किल किया है, तो बच्चों को उस जोन से बाहर निकालना, जोन से बाहर निकालना और उनको एक कॉन्फिडेंस देना कि आप कर सकते हो, इसके लिए उनको संभालना बहुत जरूरी है। जी तीसरी जो चीज होती है कि स्टडी मटेरियल अपना अपडेट होना चाहिए, जी। स्टडी मटेरियल अपडेट होना चाहिए, इरिलेवेंट चीजें अपन नहीं पढ़ा सकते, बहुत उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हाँ, जैसे प्रोफेशनल एग्जाम्स हाँ, में उसकी आप रिक्वायरमेंट। इरिलेवेंट चीजें नहीं पढ़ा सकते, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा सकते, आप उतना पढ़ाइए जितनी नीड है, हाँ जितनी नीड है उतना पढ़ाइए और उसी को बार बार रिकॉल कराइए, बार बार रिवाइज। तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन 4 चीजों पे बड़ा काम करने वाला है। जी फैकल्टी क्वालिटी, कहीं कोई समझौता नहीं होगा, जी स्टडी मटेरियल अपना अपडेट रहेगा, जी हर बच्चे की केयर होनी जा रही है, जी। प्रॉपर टेस्ट प्लानिंग है, प्रॉपर टेस्ट होगा जिसे हम बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार रिकॉल करेंगे, ये अपनी बेसिक सी। सर अभी सामने जो अपना जुलाई आ रहा है उसमें नीट का एग्जाम लगने वाला है, और जैसे आपने कहा कि कोरोना का एक बड़ा मुश्किल दौर निकल करके आया है, तो जो बच्चे जुलाई में नीट फाइट करने जा रहे हैं उनके लिए आपका पर्टिकुलर क्या मैसेज रहेगा? देखिए वही बात है, पहले तो आप बिलीव कीजिए खुद में कि मैं कर सकता हूं, जब आपने बिलीव कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो, देन फिर वही आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए कि कितने ऐसे टॉपिक हैं आपके पास जो आपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कितने आपसे कवर होने, कितना आपका पोर्शन कवर है और कितना आपको कवर करना है, ये आपके पास प्लानिंग होनी। अब आपको आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है, सारे टॉपिक रिवाइज करके हैं, सारे रिकॉल कर चुके हैं, तब देन तो आपको रिवाइज ही करना है, फिर तो कोई है ही नहीं, कोई बड़ी प्लानिंग है ही नहीं, फिर तो आप बढ़िया करने जा रहे हो, बढ़िया होने जा रहा है। पर मान लीजिए आपने बहुत अच्छा नहीं पढ़ रखा है, बहुत अच्छा नहीं कर रखा है, तो फिर भी अब पीछे तो हट नहीं सकते। अब प्लानिंग में मान लीजिएगा आप 100 चैप्टर हो, आपने 60 कर रखे हैं, 40 तो आपने टच ही नहीं करके, आपने ढंग से नहीं पढ़ रखे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 60 तो आपने बहुत अच्छे कर रखे हैं और 40 आपने 40 छोड़ रखे हैं, तो कि आपको ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि 100 टॉपिक आपके टच में तो होने ही चाहिए। तो जहां आपने नहीं टच कर रखे उन 40 टॉपिक को आप एक प्रॉपर प्लानिंग से कवर कीजिए, 100 टॉपिक को मिनिमम लेवल तक तैयार कीजिए, नीट लेवल के तक तैयार कीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक में पीएचडी करके और दूसरे को आपने इग्नोर कर रखा है। तो आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आपका सिलेबस 2 से 3 बार रिवाइज होना चाहिए। तो पहली बार तो आप ये देखिए कि 100 में से कितने टॉपिक आपके कवर हो, कितने टॉपिक कवर नहीं है। तो पहली बार में तो जो कवर नहीं है उनको टच करना है और जो कवर है उनको भी थोड़ा टच करना है, यानी 100 टॉपिक मिनिमम लेवल तक तैयार हो जाए। फिर अपन उसके पेपर देंगे तो हर पेपर आपको ये सिखाएगा कि यार इस टॉपिक में इस जगह में कमजोर था, तो वो मार्क करते रहे, मेंशन करते रहे कि यहां मैं कमजोर था, तो जब दोबारा उसका टेस्ट लगे दोबारा, तो आपको याद रहना चाहिए, एहसास होना चाहिए, आपका लिखा होना चाहिए कि यहां पर मैं कमजोर था। तो अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनको वो थोड़ा सा देख ले, समझ ले कि हाँ यार मैं पहली बार जब पेपर लगा था तो यहां मैं गलत था, यहां पर मुझे काम करने की जरूरत है, तो वो उस चीज पे काम करे, तो थोड़ा सा वो चीजें हो जाएंगी। एक सर अंतिम सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए मैं नीट का एस्पिरेंट हूँ या मेरा बच्चा है या मेरा कोई परिचित का बच्चा है और वो नीट में आना चाहता है,
तो आपका क्या मैसेज रहेगा नीट के जो एस्पिरेंट्स बच्चे हैं और उनके अभिभावक हैं, उनके लिए आपका एक मैसेज क्या है मैट्रिक्स नीट डिवीजन के मैनेजमेंट पार्ट के रूप में, एज ए फैकल्टी के रूप में? देखिए सर, अपन जहां से आए, अपन जिस मिट्टी से आए, जी जहां की अपन संतान है, अपने पुरखों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने हमेशा स्ट्रगल ही किया है, संघर्ष ही किया है, उतना ही कमाया कि अपना पेट भरा है। ठीक बात है, अब आगे बढ़ने का हक सबको है, अपने को भी। सही बात है, और अपने पास आगे बढ़ने का कोई जरिया नहीं है, एक ही जरिया एजुकेशन, ठीक बात है, एक ही जरिया है शिक्षा। पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगा, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, संघर्ष कीजिए। आपने जो जीवन में नहीं लिया जी वो आप अपनी बच्चे को दिला सकते हो। थोड़ी आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा, आपको भी थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैट्रिक्स नीट डिवीजन जी श्योर करता है सर, श्योर कर रहा है आपको कि आप हम पे भरोसा करते हैं। तो मैंने कहा, चाहे फैकल्टी की क्वालिटी हो, चाहे पर्सनल केयर हो, चाहे टेस्ट की प्लानिंग हो, चाहे स्टडी मटेरियल हो, हम बेटर से बेटर काम करेंगे, आपके भरोसे पे खरे उतरेंगे, एकेडमिक्स पे खरे उतरेंगे, मैनेजमेंट पे खरे उतरेंगे। आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी है, थोड़ा सा भरोसा करना है। आप इस बच्चे के जो अपने सपने हैं उनको भी थोड़ी एनर्जी देनी है, बैकअप देना है, पुश देना है, जिससे बच्चा थोड़ा आगे बढ़े, अच्छा करे। ओके, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि सर ने एक बड़ी जोरदार बात कही कि किसी सामान्य बच्चे को भी जो फैकल्टी होती है, जो शिक्षक होता है, वो खड़ा करके बड़ा सामान्य से महान बना सकता है, सामान्य से असाधारण बना सकता है। ऐसा इतिहास में भी देखते आए हैं। तो जितने भी बच्चे अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने बच्चों को पंख दीजिए और उनको सक्षम हाथों में ला करके सौंपिए, ताकि आप निश्चिंत हो कि उनके जो सपने हैं वो सही दिशा में, सही लोगों के माध्यम से पूरे किए जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।